हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस की 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हूँ। ये चौथी वीडियो है। तो हर दिन मैं आपको आर्टिकल बता रही हूँ। तो अभी पिछले 2 क्लास में मैंने आर्टिकल संघ और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 1 से 4 बताई थी। फिर दूसरे क्लास में मैंने नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से 11 है। और आज मैं आपको आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की बताने वाली हूँ। तो मौलिक अधिकार का आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, उसमें से हमें जैसे मूल संविधान में हमें 7 तरह के मौलिक अधिकार मिले थे। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि हमें मतलब वर्तमान में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो 6 प्रकार के। और जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था मौलिक, तो उस समय 7 अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उसको विधिक अधिकार, उसको अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति के बिना वंचित नहीं किया जाता। मतलब मौलिक अधिकार न रह के विधिक अधिकार मिल हो गया है। ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमें कितने प्रकार की, मैंने बताया 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें मिले। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार। और तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। और जो 12-13 में है, देखो 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा, और 13 में जो है मूल अधिकार से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, ये है 13 में। फिर 14 में आपको हो जाता है समानता का अधिकार, 14 से लेके 18 तक है। तो 14 में आपको विधि के समक्ष समानता। 15 में है, इसको ध्यान से रखिएगा, 15 में क्या क्या वर्ड है। देखो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। इसी में कोई वर्ड, कोई नया वर्ड डाल देता है और 4 ऑप्शन दे देगा कि 15 के अनुसार कौन से हमें मिला है समानता का अधिकार। तो क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में आपने क्वेश्चन देखा होगा। ये जो इंडियन पॉलिटिकल संविधान वाला है, ये तो जनरल नॉलेज में भी आता हर एग्जाम में। तो ये तो अस्पृश्यता वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और 18 उपाधियों का अंत। उसके बाद 19 से लेके 21 तक आपको वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या है आपको, पहला है 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। 21 का क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है हमारे मौलिक अधिकार में। फिर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो 19 से लेके 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर 23 से 24 में शोषण का अधिकार है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक ही क्लास में ज़्यादा बता दूंगी तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं फंडामेंटल राइट्स को 2 क्लास में इसके अनुच्छेद को बताऊंगी। और इस अनुच्छेद को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, तो आपको एक एक अनुच्छेद याद हो जाएंगे। और जो मैं पिछले क्लास में भी अनुच्छेद बताई है, उसको भी आप पिछला क्लास की वीडियो देख के आप उसे याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 25 क्वेश्चन तक इसका हमने किया था, आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स, जो क्या कैसे हम एग्ज़ाम में गलती करते हैं, वो सब आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराती हूँ, किस टेक्निक से हमें सॉल्व करना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को सही कर पाए और गलती कम से कम हो पाए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 ऐसे तो हम, हाँ 4 क्लास, हाँ क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस संसद के सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए।
ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है। अमेरिकी सीनेट में, देखो अमेरिकी सीनेट, हाँ ये वर्ड पूछता है अभी, चलो मैं बताती हूँ आपको। अमेरिकी सीनेट के सदस्यों द्वारा काफी लंबे भाषण दिए गए। उल्लेखनीय है कि लंबे भाषण को देने की प्रक्रिया को फिल्बस्टरिंग कहा जाता है। अब यही वर्ड पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो अलग अलग मीनिंग आपको दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे भाषण। तो संयुक्त राज्य संघ ने प्रचलन में आई कि यह संसदीय परंपरा में सकारात्मक गतिरोध की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत संसद में किसी कानून को पारित करने के लिए हो रही बहस के दौरान यदि सीनेट उस पर मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसे 11 घंटे से ज्यादा लगातार बोलना पड़ता है। अब इस और संबंधित इससे क्या है, देखो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, उसका एक्सप्लेन बताती हूँ, तो वो क्वेश्चन ना अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। अगर सिर्फ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आंसर दूं तो फिर वो दिमाग में नहीं बैठता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्वेश्चन के साथ उसको एक्सप्लेन भी करूँ कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं कराती, इससे आगे पीछे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाँ देखो, अब इसको भी पढ़ लो, अगर आप पढ़ लो एक बार, या तो मैं ही पढ़ के बताती हूँ। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा फिल्बस्टरिंग वक्तव्य साउथ कैरोलिन ने सीनेटर स्टॉर्म थॉमसन ने वर्ष 1957 में देकर नागरिकता अधिकार से जुड़े विधेयक को रुकवाया। ठीक है, उन्होंने लगातार 24 घंटे 18 मिनट तक बोला। 2013 में अमेरिकी टेक्सास के सीनेट वेंडी डेविस ने फिल्बस्टरिंग के तहत लगभग 11 घंटे तक अपनी बात रखकर उस बिल को पास होने से रुकवा दिया। इसके तहत 20 हफ्ते के के बाद गर्भपात पर पाबंदी होती है। अच्छा है, वो वाला कानून इन्होंने रुकवाया। चलो ठीक है, मतलब यही है कि ज्यादा लंबा बोल के आप उस कानून को रुकवा सकते हो या उस कानून को लागू करवा सकते हो। ये है फिल्बस्टरिंग। अब आपको फिल्बस्टरिंग आई थिंक अब आप नहीं भूलोगे। अगला है, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो उपराष्ट्रपति, ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था राष्ट्रपति के बारे में, अभी क्या पूछ रहा उपराष्ट्रपति के बारे में। ये आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की टॉपिक है। ठीक है, तो देखो दोनों देशों में के उपराष्ट्रपति एक निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं। ये तो नहीं, समितियों को ये तो नियुक्त नहीं करते, हमारे उपराष्ट्रपति तो नहीं करते हैं। उन्होंने बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। बिल्कुल ये है। तो देखो मुझे जहां तक लगता है ये तो आपको पता होगा, निर्णायक हक देने का अधिकार है और उपराष्ट्रपति का निश्चित होता है और ये उच्च सदन के होते हैं। तो चलो ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। अगला है, प्रदर्शनकारी हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रदर्शनकारी बोलो, हित समूह बोलो, दबाव समूह, तो वही दबाव समूह हित समूह के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक घटित किए जाते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है पूछ रहा। ठीक है, तो ये सही है। वे पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना। ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो ये कार्य करना बंद कर देते हैं। मतलब हित समूह क्या होता है, दबाव समूह हित समूह थोड़ी सी डिफरेंस है। तो ये हित समूह होते हैं ना, तात्कालिक बनते हैं। उनका जैसे कुछ काम करवाना है तो संगठित हो गए और काम कराए और फिर हट गए, ऐसा वो अस्थायी संगठन नहीं होते हैं। तो ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। ये गलत हो जाएगा तो बाकी सही हो जाएगा। तो देखो, तो बाकी अगर सही हो जाएगा तो आपको ये समझ में आए कि हित समूह के बारे में क्या क्या बातें होती है। तो क्या ये स्वतः प्रवर्ती समूह होते हैं जो अचानक गठित होते हैं, ये आपको समझ में आएगा हित समूह के बारे में। फिर हो गया कि ये असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ हिंसक व्यवहार का, मतलब कुछ असंतोष होता तभी तो ये ये संगठन करते हैं कि इसके द्वारा हम अपना काम करवा लें। तो असंतोष होता है, जब संतोष हो जाए तो क्यों हिंसा, मतलब क्यों अपने बात को रखेंगे। असंतोष होने पे ही कभी कभी हिंसक भी हो जाता है, प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाते हैं।
फिर ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं। हाँ, ये अपने कार्य को पूरा करते हैं और फिर मतलब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है और इनका संगठन खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अब इसके बारे में जैसे आमंड पावेल ये सब बोलते हैं, तो अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं आगे चलती हूँ। देखो, अब ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं। देखो क्या बोल रहा है, देखो एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में, देखो पश्चिमी देश को विकसित बोलते ही है ना, पश्चिमी देश, और ये जो विकासशील देश उसको तृतीय देश बोलते हैं। सेना जो लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होते हैं, सेना जो है नागरिक सत्ता के अधीन होते हैं, ठीक बात है। देखो, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जहां लोकतंत्र की संस्थागत रूप नहीं है। हाँ, तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सेना तो जहां लोकतंत्र नहीं वहां भी सेना होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही है बट एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक दूसरे की नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो लिख लो। ये सब क्वेश्चन तो एक नहीं, ये सोचो 4 क्वेश्चन है। देखो, अगर इसमें से जो आपको आता है उसको आप लगाओ। इसमें से सी राइट मिल्स मैंने बताया था ना, अल्पसंख्यक लौह नियम, ये पिछली क्लास में, अगर मेरी क्लास आपने ली होगी तो आपको ये पता होगा। सी का 4th होगा। सी का सॉरी 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 सी का क्या होगा? सी राइट मिल्स का हो जाएगा आपको शक्ति अभियान। हाँ हाँ सॉरी, सी राइट मिल्स हो जाएगा आपको, सी में हो जाएगा आपको 2। हाँ, शक्ति अभियान। हाँ, ये देखो सी राइट मिल सकती है। ये रॉबर्ट मिचेल्स हो जाएंगे आयरन। ए का 4th होगा, ए का 4th। मैंने, अगर आप मेरी पिछली क्लास लिए होंगे, पिछली से पिछली क्लास, उसमें मैंने ये दोनों के बारे में बताया था। ये दोनों तो आपको पता चल गया। हॉरल्ड लॉसवेल के बारे में भी मैं बताया था, संप्रेषण मॉडल में थे ये। और ये वर्णहिम का लिख ही लीजिए, प्रबंधकीय क्रांति। तो ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप चारों को लिख लीजिए। देखिए, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं उस क्लास में भी बताई थी। रॉबर्ट मिसेल्स और सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स शक्ति अभियान है और रॉबर्ट मिसेल्स अल्प तंत्र या ओलिगार्की का लॉ विधि है। ठीक है, अब इनके कुछ बुक का नाम, मैंने ये बुक मैं पिछली क्लास में लिखवाई। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप इस क्लास में लिख लो। ठीक है, पावर एंड पर्सनल लॉ जिसकी बुक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। वर्नहम की भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो। ऊपर वाली तो अगर आप मेरी क्लास लिए तो लिखे होगे। ये वाला वर्नहम के द मैनेजरियल रिवोल्यूशन, ये बहुत बार पूछा जाता है, द मैनेजरियल रिवोल्यूशन। नो फ्रेंड, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऊपर करा, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ये बन गए। तो ठीक है, मैं 1000 सीरीज तो चला रही हूँ, लेकिन सिर्फ उसमें 1000 नहीं, उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके, मतलब पूरी आपकी कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें तो हर यूनिट से क्वेश्चन है आपको। कंपैरेटिव से है, इंडियन पॉलिटिक्स से है, एडमिनिस्ट्रेटिव से है। तो अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या DSSC PGT दे रहे हो या उत्तर प्रदेश का LTGIC दे रहे हो या MP का दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज है। आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक मत के अधिकार। ठीक है, नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? नीचे दिए, देखो अब नकारात्मक मत के अधिकार पे कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देखो, भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं, अच्छा रुको, ये बोल रहा है, ये नहीं। देखो, भारत का चुनाव आयोग चाहता है कि मताधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अगला है नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई। ठीक है, देखो इससे आपको ना बहुत कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ था। फिर देखो
किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिले तो, नोटा मतलब समझते हो ना कि जैसे हर पार्टी का सिंबल रहता है, नोटा मतलब हम इसमें से किसी को हम नहीं चाहते, तो आजकल नोटा भी है। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो यह फर्स्ट और फोर्थ सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है और टू और थर्ड गलत है। अब इसको देखो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन पढ़ देती हूँ। देखो, नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में सही कथन इस प्रकार है। भारत का चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई नहीं, इसी को नोटा बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ये सब जो दिए हैं उसमें से कोई नहीं का बटन दिया जाए। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मत से भी कम मत प्राप्त होते हैं तो भी सर्वाधिक मत, मतलब यहाँ था ही ना, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। देखो, भारत में, अब ये लिख लो आप, भारत में नोटा की शुरुआत 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम, देखो ऊपर क्या बोला था, देखो ऊपर बोला था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लोकहित, ये नहीं है तो किसके द्वारा हुआ, ये आप लिख ही लो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत सरकार में दिए गए फैसले के जरिए तो नोटा का प्रयोग उन्हीं चुनावों में हो सकता है जहां प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे चुने, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव में होता है। पहली बार 2013 में 4 राज्यों में एक संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं में नोटा का प्रयोग किया गया, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। चलो अगला असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन का क्वेश्चन मैं करने से पहले मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप इसको वीडियो को रोक लो, फिर खुद से पढ़ो, फिर आपको क्या लगता है फिर मेरा सुनो, ठीक है। भारत में संघवाद का अवसान नहीं, ठीक है, भारत में संघवाद का अवसान नहीं, नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, ठीक है, तो संघवाद का अवसान नहीं हो सकता है और नए क्षेत्र मांग रहे हैं, तो ये दोनों सही है, बट एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये समझ, असर्शन रीजन करते करते ना आपको करना आ जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम, अब ये सब जो जो सब हुए हैं उसके बारे में दिया गया है, तो अब इसमें से मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषक जल वायुसेना, देखो ये नहीं है, बाकी है, तो बाकी जो है वो आप लिख लो। देखो, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ भारतीय बच्चों के अंतर देशीय गोद लिया जाना, ये था। फिर है एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति द्वारा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों के समर्थन बनाना। फिर है चौथा है अलगा ओल्गा टेरिस बनाम बम्बई नगर निगम आजीविका का अधिकार, तो देखो ये नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो आप उसको लिख लो। ये जो बोले ना 21 कब दिया गया था, जो अभी मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताई, ये 86वां संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ, उसमें कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। तो और ये लागू कब, देखो इतना से हम समझना जो है 1 अप्रैल 2000 को शिक्षा अधिनियम 2009 पूरे देश में लागू हो गया। ये तो आपका मतलब इस पेपर में भी पूछेगा, अगर आप अगर टीचिंग एग्जाम दे रहे हो तो उसका जो पहला पेपर होता है जिसमें साइको पूछता है उसमें भी ये है, अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो उसके फर्स्ट पेपर में भी ये वाली टॉपिक है। अगला है राष्ट्रपति और कार्यकाल। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है ना, अब मैं तो जैसे भी आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले फंडामेंटल राइट्स बता रही हूँ, अब वैसे जब मेरे मतलब अनुच्छेद बता रही हूँ, जब मेरा अनुच्छेद खत्म हो जाएगा तो मैं फिर राष्ट्रपति बताऊंगी कि कब कब कौन कौन आए, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आऊंगी जो आपको धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, ये क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रपति को कालक्रमानुसार सजाओ, कब किसके बाद कौन आए थे, तो अब इसका जो है अब आपको पता होगा तो लगा पाओगे, नहीं तो ये एक दिन में तो याद है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा। तो देखो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होंगे, तीसरा क्या नाम है, ये आपका ये हो जाएंगे आर वेंकट रमन
देखो बराह वेंकटरमन का कब है, 1969 टू 74। जाकिर हुसैन का 67 69। आर वेंकटरमन 87 से 92। नीलम संजीव रेड्डी 77 टू 82। ये राष्ट्रपति का, नॉट उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र की संरचना का सही ब्यौरा है। अब ये तो पुराने चलो ये देखो, कुल चुनाव का क्षेत्र, सामान्य चुनाव का क्षेत्र, अनुसूची, चलो ये तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन, इसको अभी रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 जो मौलिक कर्तव्य है के खंड च में यथा वर्णित साझी संस्कृति, तो क्या दी गई, सांस्कृतिक भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी। ये मौलिक कर्तव्य कब हुआ था, मौलिक कर्तव्य 42वें देखो भारतीय 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को किया गया था। जब प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है। अगला है, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब भारत के नागरिक, देखो कुछ विदेशियों को भी दिया गया है, और जो सिर्फ एक नागरिकों को भी मौलिक अधिकार दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या बोल रहा है, ये मौलिक अधिकार, देखो भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और है धर्म, नस्ल, जाति और विधि के समक्ष समानता सबको है। अगर विदेशी भी आएंगे, अगर कोई अपराध किएंगे तो विधि के समान वो भी समान है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध भी मतलब उनको भी अधिकार मिला है। तो ये और ये सिर्फ नागरिकों को मिला है। अब देखो ये वाला लिख लो आप, ये वाला क्वेश्चन देखो, केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार क्रम से कौन सा 15, 16, 19, 29, 30 में निहित है। भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मौलिक अधिकार दिए गए। कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए, 14, 20, 21, किसका 22, 23, 24, 25, 28। उपरोक्त में हिंदी संस्कृत में भारत नागरिकों को, जबकि अंग्रेजी संस्कृत में ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया वाक्य का प्रयोग किया गया है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के तहत। ये अधिनियम भी मैं पिछली बार ही बताया कि अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिनियम से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना हर एग्जाम में। ये आपको इसमें भी आ जाएगा, और आप हिस्ट्री के मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ। तो देखो भारत में कौन सा ये 35 के आर कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, देखो सही नहीं पूछ रहा है तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो कौन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या सही नहीं है, तो सिर्फ पहले अच्छा प्रांतों में व्यवस्थापिका जो सदनीय थी ये सही है, बाकी ये सब गलत है। केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, ये क्यों, ये तो ऐसे भी आप गलत कर दोगे। विषय के रूप में शिक्षा केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। विधायकी की अवशेष शक्तियां केंद्रीय व्यवस्था के पास थी। तो ये सब गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ अब ये देखो, अब ये जो किसान संगठन है किस किस राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सही नहीं दिया है, तो हम मिला लेते हैं। देखो सितखेरी संगठन महाराष्ट्र के है, भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश का, समता संगठन उड़ीसा का है, किसान मजदूर संगठन पश्चिम बंगाल का। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला अगला है, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विचार दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही चुनिए। अब ये सब क्वेश्चन ना बहुत टफ नहीं होता, बट ये एग्जामिनर आपका पेशेंस देखना चाहता कि आप कितना आराम से पढ़ सकते। इसमें कुछ देखो, भारत संसद में विधान में अध्ययनीय किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा सही है चुनिए। ठीक है,
तो ये तो सही है, अनुशासित क्षेत्र राष्ट्रपति ही चुनता है, ये सही है, ठीक है। फिर है संविधान की पांचवी अनुसूची, त्रिपुरा और अनुसूची, नहीं पांचवी नहीं छठी है, ये गलत हो गया। फिर अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों की सरकार को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। फिर है संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्य को निर्देश देने का विस्तारित होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। इसका एक्सप्लेन मैं पढ़ देती हूँ। देखो ये छठी अनुसूची में ये दिया गया है, जो ये पांचवी दिया ना, ये तो छठी है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। देखो संसद में विधान के अधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ये तो सही है बिल्कुल। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों के निर्देश देने का विस्तारित होगा। छठी अनुसूची का संबंध ये भी पूछता है, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य, किसी किसी क्वेश्चन में पूछा है छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य दिए गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से है। पांचवी अनुसूची में देखो यहाँ त्रिपुरा पूछा था ना, ये देखो त्रिपुरा तो पांचवी नहीं छठी में होगी। और पांचवी में कौन सा है, देखो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, यदि राष्ट्रपति ऐसा आदेश दे कि किसी राज्य में जहां अनुसूचित जातियां और किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना हो जाए, ये राष्ट्रपति बोलेगा तो वहां जनजातीय सलाहकार की स्थापना हो जाए। ये पांचवी अनुसूची में ऐसा है। अगला है देखो 16वें लोकसभा चुनाव के परिणाम। अब ये तो 16वां लोकसभा चुनाव छोड़ दो क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया। फिर है हाँ, अब ये भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इनके बुक्स का नाम, इनका बुक का नाम आप तो लिख ही लो, फिर धीरे धीरे करके याद करना। देखो रॉबर्ट जेनिंग्स रीजन्स रिफ्लेक्शंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडिया स्टेटस माइनर विनर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर विनर का। क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड की भी बुक इंपॉर्टेंट है और पॉल ब्रास की भी बुक इंपॉर्टेंट है। तो पॉल इनकी क्या है, इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन द राइज ऑफ द लॉ कॉन्स्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, और पॉल ब्रास का है लैंग्वेज रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, लैंग्वेज रिलीजन और ठीक है। अब उनके बारे में कुछ और दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही तरीके से मिलित नहीं है। तो देखो कौन सही नहीं है, तो उसके बाकी तो तीन सही है, तो ये सही। देखो रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्ट्रोलर सिस्टम, पॉल ब्रास डिस्ट्रिंटिग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीनों सही है, तो ये गलत है। तो आप जो तीनों सही है उसको लिख लो, ठीक है, ये तीनों सही है तो उनको लिख लो आप। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं उसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत प्रक्रियावादी प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधा है। ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, ये लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगला है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, ठीक है। पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी अधिकार है, पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी अधिकार है। पद सोपान में मुंसिफा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय से नीचे होता है। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी पहला और कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, पहला ये गलत है और ये गलत है, तीसरा सही है। अगला है ये लेखक है और ये बुक है। तो लेखक और बुक का नाम देखो लिखो, द आर्ट ऑफ जजमेंट स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये है सर जियोफ्री विकर्स का। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, ये है आपका थॉमसन डाई का। और हर्बर्ट साइमन का द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। फिर है क्रिस अर्गिरिस का है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बुक भी आप लिख लो।
अगला है वर्तमान में लोक लेखा समिति। हाँ, ये तो देखो, लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, इसमें देखो 15 और 7 होते हैं, 15 और 7, तो 15 होते हैं तुम्हारे लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। अगला है किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है, तो विकेंद्रीकरण क्षैतिज समूह होता है। अब ये तो 4 ऑप्शन देख के ही आप लगा लोगे एकीकृत क्यों होगा, अगर सामूहिक क्षैतिज बोल रहा है, विघटित क्यों होगा, केंद्रित तो नहीं होगा, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार 2005 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। सही है, देखो सही पूछ रहा है, ठीक है। यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, बिल्कुल सही बात है, ये अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। और फिर है इसमें सरकारी गोपनीयता 2023 को समाप्त किया, इसने सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 समाप्त किया, यह केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है, तो ऑप्शन ये पहला और चौथा सही है, बाकी गलत है। अगला है एलडी वॉइट के अनुसार लोक सेवा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, तो ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति शामिल नहीं है। तो आप एलडी वॉइट के बारे में कुछ यहाँ दिया गया है, आप बुक ये पढ़ लो, इनकी ये बुक पूछता है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बार ये एग्जामों में पूछा गया। ये तो आपको टीजीटी टाइप के, जैसे मैं बोली ना टीजीटी में पब्लिक एड से पूछता है, लेकिन बहुत सारे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ये सब इनके बुक का नाम जो बहुत ही कॉमन है तो ये पूछ लेगा। अब पीजीटी का लेवल ये हो गया, अंदर से क्वेश्चन पूछा, टीजीटी का लेवल क्या हो जाएगा, बस उनके बुक का नाम पूछ लेगा। एलडी वाइट के बुक का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा था कि जो पॉकेट वीटो है वो सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था, तो सन 1946 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा पहली बार डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया और इससे अत्यधिक लोग, ठीक है, तो सबसे पहले पॉकेट वीटो ज्ञानी जेल सिंह ने लगाया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन मैं कराऊंगी। टिल देन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको की क्लास लेके आऊँ। टिल देन बाय बाय।